हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम मॉडल्स कर रहे हैं। मस्ट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो हम मस्ट के आगे कुछ और रूल्स देखते हैं। मस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका जो रूल आज हम करने जा रहे हैं वो ऐसा है कि जो हम रोज़ यूज़ करते होंगे, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन हम इस रूल को यूज़ नहीं करते होंगे। अभी मैं हिंदी में भी जो बोल रही हूँ वो यही रूल है कि करते होंगे। अब ये देखिए, मदर रसोई में है, यानी ये तो हमें पक्का पता है। तब हम बोलते हैं कि मदर रसोई में है, तो हम कहते हैं मदर इज़ इन द किचन। तो अब इसमें वर्ब क्या है? इज़। अब कोई हम ड्राइंग रूम में काफ़ी देर से बैठे हैं, कोई पूछता है मदर कहाँ है, तो हम कहते हैं रसोई में होंगी, क्योंकि हमें आइडिया है कि वो सुबह का टाइम है या दोपहर का टाइम है, तो इस वक्त वो किचन में ही होती हैं। तो मदर ज़रूर रसोई में होंगी। अब कोई सेंटेंस जब गा गे गी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा है, वो एक अंदाज़े से कोई चीज़ बता रहा है। अंदाज़ा भी ऐसा जो नॉलेज के आधार पर हो। जैसे हम घर के मेंबर हैं तो हमें पता होता है मदर का रूटीन कि वो कितने से कितने बजे तक रसोई में होती हैं, तो मदर ज़रूर रसोई में होंगी। अगर वो पक्का हमें मालूम है तो हम ये ऐसे बोलते हैं, वर्ब क्या है? इज़। वही वर्ब इसमें भी यूज़ होगा, सिर्फ इज़ के आगे हमको मस्ट लगा देना है। तो ये हो जाएगा मदर मस्ट बी इन द किचन, कि वो ज़रूर रसोई में ही होंगी और तो कहीं हो नहीं सकती वो। अब ये जो मस्ट बी है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो वहाँ पर होंगी किचन में। एक जो हमने पहला रूल सीखा था मस्ट का, कि ज़रूर करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, तुम्हें मीटिंग में ज़रूर होना चाहिए। मे बी आप सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है या आपकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, तो यू मस्ट बी इन द मीटिंग, मतलब ज़रूर होना चाहिए। हमें मालूम है चाहिए के लिए भी मस्ट यूज़ होता है। अब कब मस्ट का मीनिंग चाहिए होगा, ज़रूर होना चाहिए होगा, और कब ज़रूर होगा होगा। अब देखो ना, दोनों की शक्ल सेम है, मस्ट बी मस्ट बी। तो ये सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा कि मस्ट बी का मतलब क्या है, कि इसका मीनिंग गागेगी में निकल रहा है या ऐसा ज़रूर होना चाहिए में निकल रहा है। अब अगर किसी को बुखार है, हमें पता है, तो हम कहते हैं उसे बुखार है, ही हैज़ फीवर। अब इसमें वर्ब क्या है? हैज़। उसे ज़रूर बुखार होगा, यानी वो उसने आज भी छुट्टी की, कल भी की थी, तो उसे बुखार था, तो उसका बुखार ठीक नहीं हुआ होगा, उसे ज़रूर बुखार ही होगा। तो यही वाला वर्ब यहाँ भी आएगा, लेकिन जब मस्ट के साथ इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। जैसे हमने इसमें तो कोई चेंज नहीं करा था, सिर्फ इज़ की शक्ल बदली थी और उसके आगे मस्ट लगाया था। लेकिन जब हैज़ हमारा मेन वर्ब है कि उसे ज़रूर बुखार होगा, तो मस्ट के बाद ये कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाता है। तो कॉन्टीन्यूस के लिए एक तो हमें बी की फॉर्म चाहिए और इस वर्ब के साथ आईएनजी चाहिए। मॉडल्स के बाद आपको मालूम है हैज़ नहीं आता, हैड भी नहीं आता, केवल हैव आता है, सब्जेक्ट भले ही कोई भी हो, तो उसके साथ आईएनजी। ही मस्ट बी हैविंग फीवर। तो जब भी मस्ट के बाद आप हैव को मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो गा गे गी वाले सेंटेंसेस में, तो वो हमेशा आईएनजी के साथ यूज़ होगा। अगर हम सिर्फ ये कह देते हैं ना कि ही मस्ट हैव फीवर, तो फिर उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि उसको बुखार ज़रूर होना चाहिए। यानी जैसे उसको किसी ने जानबूझकर कुछ ऐसी दवा दे दी है, तो हम कहते हैं अब सुबह तक तो उसको बुखार ज़रूर हो जाना चाहिए, तो हम कहेंगे ही मस्ट हैव फीवर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसे ज़रूर बुखार होगा, ऐसा हमारा मानना है, तो उसकी इंग्लिश ये होगी कि ही मस्ट बी हैविंग फीवर। बारिश हो रही है, मतलब हमें दिख रहा है बारिश हो रही है, तो हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग। ज़रूर बारिश हो रही होगी, यानी हम किसी बंद कमरे में अंदर बैठे हैं और बाहर से जो भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ है, तो हम कहते हैं ज़रूर बारिश हो रही होगी। सेम यही कॉन्टीन्यूस में ही रहेगा, सिर्फ हमको यहाँ मस्ट लगाना है, तो मस्ट के लगते ही इज़ की शक्ल चेंज हो जाएगी, वो बी हो जाएगा। सो इट मस्ट बी रेनिंग। आप देखो गागेगी आ रहा है, लेकिन हम कहीं भी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। नौकर बहुत छुट्टियां लेता है, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमें पता है किसी सर्वेंट की आदत की वो बहुत छुट्टियां लेता है। द सर्वेंट टेक्स मैनी लीव्स। अब कोई आदमी अपने नौकर को रोज़ डांट रहा होता है, तो हम कहते हैं ये ज़रूर छुट्टियां करता होगा, ऐसा करता होगा, क्योंकि मतलब हमने सुना भी होगा उसके मालिक से, तो ये ऐसा करता होगा, बार बार करता होगा। अब आप देखो, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं तो टेक्स, अब इसी को जब हम मस्ट लगाएंगे तो ये भी कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ मस्ट और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो उसका मीनिंग ये हो जाएगा
कि ये काम उसको ज़रूर छुट्टी लेनी चाहिए। सो द सर्वेंट मस्ट बी टेकिंग मैनी लीव्स। तो जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो ज़रूर ऐसा करता होगा, बार बार करता होगा, तो मस्ट के बाद वो कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। मस्ट के ये रूल्स अगर आपको नहीं समझ में आए, या अगर शुरू शुरू में प्रॉब्लम हो कि होगा में कैसे मस्ट के बाद क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा या नहीं आएगा, तो उसका आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। जैसे हमें ये सेंटेंस दिया किसी ने कि नौकर ज़रूर बहुत छुट्टियाँ लेता होगा। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि मस्ट आएगा, लेकिन मस्ट के बाद क्या आएगा ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप 1 मिनट के लिए होगा को निकाल कर है कर दो, लेता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा मस्ट के साथ। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमें बी प्लस आई एन जी चाहिए, तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि मस्ट के बाद क्या यूज़ करना है। मस्ट के इसी तरह के आगे भी अभी रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी अगर गौर करें तो हिंदी में भी ये सेंटेंसेस रोज़ बोलते हैं कि तुमने ज़रूर ये फिल्म देखी होगी, तुमने उसको बता दिया होगा, तुमने खाना खा लिया होगा। तो आइए अब मिस्टेक्स पर चलते हैं। टू ईट स्वीट्स मे बी कॉज डायबिटीज़। हम सीख चुके हैं कि हमारा सब्जेक्ट एक वर्ब भी हो सकता है। तो जब कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम अभी तक हमने इन्फिनेटिव के साथ प्रैक्टिस की। वैसे तो मैं जेरेंड पर भी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। जेरेंड भी यूज़ होता है सब्जेक्ट की तरह, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, फिर टू की ज़रूरत नहीं। तो या हम टू ईट या ईटिंग दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक ये नहीं है कि टू ईट लिखा हमने। टू ईट स्वीट्स में बी कॉज, इंग्लिश में बी के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर कोई भी रूल नहीं होता। बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है या फिर आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूज़ में। यहाँ पर एक्चुअली हमें बी की ज़रूरत ही नहीं है। टू ईट स्वीट्स में कॉज, कॉज वर्ब भी है। कॉज मीन्स कारण बनना, पैदा करना, पैदा करना मतलब कारण बनना। तो मिठाइयाँ खाना डायबिटीज़ को पैदा कर सकता है। मे का मतलब पॉसिबिलिटी है, अपनी अपनी बॉडी है, कई लोगों को नहीं होती ज़्यादा मिठाई खाने से भी, लेकिन कई लोगों में हो जाती है। सो टू ईट स्वीट्स में कॉज डायबिटीज़, यानी वो कारण बन सकता है, ये बी की ज़रूरत नहीं है। डिड ही हैज़ टू हाइड हिज बुक्स। हैज़ टू का मतलब होता है कि काम करना पड़ता है, लेकिन हमें मालूम है कि जब बाहर डू डज डिड हो तो अंदर केवल और केवल हैव आता है, HAVE। सो डिड ही हैव टू हाइड हिज बुक्स। हैव टू का मतलब है कि कोई काम करना पड़ता है, तो ये पास्ट की बात कर रहा है। तो क्या उसे अपनी किताबें छिपानी पड़ी थी। अनलेस यू विल लर्न कुकिंग यू कैन नॉट रन अ रेस्टोरेंट। सो अनलेस के बाद विल नहीं आता। अनलेस यू लर्न कुकिंग, जब तक आप कुकिंग नहीं सीखोगे, यू कांट रन अ रेस्टोरेंट, आप एक रेस्टोरेंट नहीं चला सकते हैं। टू ईट सिंपल फूड डज नॉट लाइक, हमारा सब्जेक्ट क्या है, टू ईट, खा लेना। किसको खा लेना, सिंपल फूड को खा लेना। अब ये जो सब्जेक्ट है ये पसंद नहीं करता, नहीं, ये तो कोई काम कर ही नहीं सकता, यानी इसको पसंद नहीं किया जाता। सब्जेक्ट को, सिंपल भोजन खाना, इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल फूड खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें पसंद करने वाला तो है ही नहीं। हमारा सब्जेक्ट तो ये है, तो पैसिव वॉइस में डू डज नहीं आता। इज़ नॉट लाइक्ड, हमको उसी टेंस में बनाना है, हमको टेंस चेंज नहीं करना। फाइंड आउट एरर्स में टेंस तभी चेंज किया जाता है जब हमें कोई ऐसा क्लू दिया हो कि नहीं ये बात तो पास्ट की है, तो पास्ट टेंस आना चाहिए, अदरवाइज हमको टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसी का पैसिव वॉइस होगा इज़ नॉट लाइक्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में डू डज डिड नहीं आते हैं। ही इज़ टू हंग्री टू बी वेटेड फॉर फूड, ये भी हम सीख चुके हैं कि T-O-O-2 के बाद जो इन्फिनेटिव आता है उसका मीनिंग नेगेटिव होता है, और ये बात भी इसी के बारे में कही जा रही है। तो ये तो पैसिव वॉइस हो गया, यानी इसको इंतज़ार करना नहीं, इसने इंतज़ार करना है कि ये फूड का इंतज़ार नहीं कर सकता है, तो हमें यहाँ पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं है। तो बी को हटा देंगे और टू के बाद हम जानते हैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो ही इज़ टू हंग्री, वो इतना ज़्यादा भूखा है कि वो खाने की इंतज़ार नहीं कर सकता है। ही इज़ टू हंग्री टू वेट फॉर फूड। डज शी हैज़ टू वियर सिंपल क्लॉथ्स, अभी मैंने आपको बताया कि डू हो, डिड हो, डज हो, अगर अंदर हमने हैज़ लगाया या हैव या हैड लगाया कुछ नहीं आता, केवल हैव। सो डज शी, डिड था तो भी हैव, डज है तो भी हैव, यहाँ डू होगा तो भी हैव। सो डज शी हैव टू वियर सिंपल क्लॉथ्स, क्या उसे सिंपल कपड़े पहनने पड़ते हैं। दे एडवाइज्ड हर,
यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहा, उसमें केवल इन्फिनेटिव आता है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव हो तो नॉट टू, डू का कोई काम नहीं यहाँ पर। डू नॉट टेल तो हम तब बोलते हैं जब व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और हम डायरेक्ट व्यक्ति से बात कर रहे हैं। लिखने में कभी भी ऐसे नहीं आता कि फलाने ने फलाने को कहा कि ऐसा मत करो तो डू नॉट। दे एडवाइज्ड हर, कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा डिड लगा देते हैं कि ये पास्ट है तो डू का डिड कर दो, नहीं, जब इस व्यक्ति ने भी ये काम करना है तो यहाँ पर डू डज डिड का कोई काम ही नहीं है। दे एडवाइज्ड हर नॉट टू, यहाँ टू आना चाहिए, नॉट टू टेल लाइज। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, ये भी एक पैटर्न है। यहाँ पर हालांकि हम एडजेक्टिव लगाते हैं, लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में ये नाउन जैसा लगता है सुनने में। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी, यानी ये मेरी लापरवाही थी। वैसे तो लापरवाही की इंग्लिश केयरलेसनेस होती है, यानी ये मेरा केयरलेस होना था। उसके फ़ौरन बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है, हालांकि हमने ये काम कर दिया तब भी इन्फिनेटिव आता है, ये रूल है। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी टू लीव द चाइल्ड अलोन, कि मैंने बच्चे को अकेले छोड़ दिया। अब काम हम कर चुके हैं लेकिन हम इन्फिनेटिव लगा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रूल ऐसा है कि इसमें ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, यहाँ एडजेक्टिव आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके तुरंत बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी, जो भी काम इसने किया। सो इट वॉज केयरलेस ऑफ मी टू लीव द चाइल्ड अलोन, देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। द केस हैज़ क्लोज्ड, क्लोज मीन्स होता है बंद करना, तो केस तो बंद कर नहीं सकता, पैसिव वॉइस है। द केस हैज़ बीन क्लोज्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म में से अगर एक भी चीज़ गायब हो तो पैसिव वॉइस नहीं बनता एक कंप्लीट सेंटेंस का। द पेशेंट वॉज एग्जामिनिंग, अगेन वही प्रॉब्लम है कि मरीज जांच कर रहा था, पैसिव वॉइस है। मैंने आपको बताया कि टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अब ये कॉन्टिन्यूज़ है तो हम इसको कॉन्टिन्यूज़ ही रहने देंगे। तो कॉन्टिन्यूज़ में आईएनजी का होना कंपलसरी है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, तो हम यहाँ पर बीइंग लगा देंगे और ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द पेशेंट वॉज बीइंग एग्जामिन्ड, अगर हम खाली एग्जामिन्ड लिख देते हैं तो ये टेंस चेंज हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूज़ में आईएनजी हमें दिखना चाहिए, तो यहाँ पर हम बीइंग लगाएंगे। विल आई सिट इन द सन, क्या मैं धूप में बैठूंगा, इन द सन का मतलब धूप में, तो मैं बैठूंगा या नहीं बैठूंगा ये तो मुझे ही पता होगा। शैल आई सिट इन द सन, मतलब मुझे बहुत ठंड लग रही है तो हम पूछते हैं जो हमारे साथ है कि बैठ जाऊं थोड़ी देर, हम उससे सिर्फ राय मांग रहे हैं, बाकी तो जो करना है हम अपनी मर्जी से ही करेंगे क्योंकि हम परमिशन नहीं मांग रहे। सो शैल आई सिट इन द सन। यू आर इनफ ओल्ड टू रिटायर, अब ये देखिए ये जो TOO वाला है इसमें जब इन्फिनेटिव पीछे आता है तो इसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है, लेकिन जब इनफ के साथ ये इन्फिनेटिव आता है तो इसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होता है। यू आर इनफ ओल्ड, इसमें क्या होता है कि पहले एडजेक्टिव आएगा मतलब विशेषता, अच्छाई या बुराई इनफ बाद में आएगा। यू आर ओल्ड, तुम बूढ़े हो, कितने, इनफ पर्याप्त, यानी इतने तो हो कि तुम रिटायर हो जाओ। सो यू आर ओल्ड इनफ, इनको उल्टा कर देना, ओल्ड पहले आएगा इनफ बाद में आएगा। टू रिटायर, रिटायर का मतलब रिटायर होना भी होता है, रिटायर करना भी होता है। सो यू आर ओल्ड इनफ टू रिटायर, तुम इतने बूढ़े तो हो कि तुम रिटायर हो सकते हो या हो जाओ। अनलेस शी ब्रिंग ऑल द सर्टिफिकेट्स शी कांट गेट एडमिशन, अनलेस के बाद विल नहीं आता तो हमने वो नहीं लगाया, नॉट भी नहीं आता वो भी नहीं है, लेकिन मिस्टेक है यहाँ पर, शी ब्रिंग्स, अनलेस क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है तो शी के साथ वर्ब के साथ एस और एस लगाना चाहिए। अनलेस शी ब्रिंग्स ऑल द सर्टिफिकेट्स शी कांट गेट एडमिशन, जब तक वो सारे सर्टिफिकेट नहीं लाएगी उसे एडमिशन नहीं मिल सकता है। टू गिव एडमिशन इन अ गुड स्कूल इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी चाइल्ड। एक दो, हम पहले ऊपर दो सेंटेंसेस देख चुके हैं जिनमें हमने इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाया। तो टू गिव एडमिशन, एडमिशन देना, इन अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन देना, इज़ द ड्रीम, सपना है, ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का सपना है। तो बच्चा थोड़ी ना एडमिशन देगा, बच्चे को दिया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट इसमें एरर कैसे करेक्ट करेंगे, टू गेट एडमिशन, हमको वर्ड को चेंज ही नहीं करना है तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। टू बी गिवन, जहाँ जहाँ हमको पैसिव वॉइस चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते जाएं। सो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस ऐसे बनता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। टू बी गिवन एडमिशन इन अ गुड स्कूल, यानी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिए जाना, हर बच्चे का सपना है कि उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया जाए। सो आई होप कुछ नया सीखा होगा। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम मस्ट के कुछ और रूल्स सीखेंगे। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे नई नई चीज़ें सीखना।
सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।